गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों बायोलॉजी, जिसकी आज है 7वीं क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो आप सभी लोग इस क्लास को एकदम अच्छे से देखिएगा और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र में आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जो भोजन या फूड होता है उसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। और इसमें पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो गया प्रोटीन और तीसरा हो गया फैट या वसा। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है, जब इसका डाइजेशन ब्रेक होता है या जब कार्बोहाइड्रेट पचता है तो ये बनता है ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होता है, फिर ये जाकर बनता है दोस्तों ब्लड। और ऐसे ही आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो प्रोटीन है इसका जब डाइजेशन ब्रेक होता है तो ये बनता है अमीनो एसिड। और फिर अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है या अवशोषण होता है, तब जाकर ये बनता है ब्लड या ब्लड में जाकर मिल जाता है। फिर लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा फैट या वसा का जब डाइजेशन ब्रेक होता है तो ये बनता है फैटी एसिड। और जब फैटी एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है तो ये बनता है ब्लड। इतना चीज आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग देखिए प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन फ्रॉम माउथ टू एनस या प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन फ्रॉम स्टार्टिंग टू वेस्ट, अर्थात भोजन के ग्रहण से लेकर वेस्ट निकलने तक की जो प्रक्रिया होती है उसे 5 भागों में बांटा गया है। और इसमें पहले भाग को कहा जाता है इंजेशन या अंतर्ग्रहण, अर्थात दोस्तों जो माउथ कैविटी या मुख से भोजन ग्रहण किया जाता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है इंजेशन या अंतर्ग्रहण। इसके बाद दूसरा है डाइजेशन या पाचन। और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो पाचक ग्रंथियां होती हैं उसके द्वारा जो भोजन पचाया जाता है तो उसमें आता है डाइजेशन, ये हो गया दूसरी प्रक्रिया। फिर इसके बाद तीसरा है एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब पाचक ग्रंथियों के द्वारा भोजन पचा दिया जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में उपस्थित रहता है दोस्तों विली। और विली के द्वारा जो पचा हुआ भोजन है वो पहुंचा दिया जाता है या मिला दिया जाता है ब्लड या रक्त से। और इस क्रिया को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। तो आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा कि जो अवशोषण या एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया है वो की जाती है विली के द्वारा जो उपस्थित रहती है छोटी आंत में। फिर इसके बाद चौथे में आप लोग ध्यान रखिएगा एजिमाइलेशन या स्वांगीकरण। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो अवशोषित पदार्थ होता है उसको रक्त वाहिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने की क्रिया को कहा जाता है स्वांगीकरण या एजिमाइलेशन। और लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा डिफेकेशन या मल त्याग। ये क्रिया होती है दोस्तों एनस के द्वारा। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो दोस्तों मलाशय में एकत्रित होता है और इसके बाद एनस या मल द्वार के द्वारा ये दोस्तों बाहर निकाल दिया जाता है और इस क्रिया को कहा जाता है डिफेकेशन। इसके बाद आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र से संबंधित एक फिगर को ध्यान में रखिएगा। और इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर में मुख से लेकर पूरा एनस तक एक नली पाई जाती है और इस नली को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। और आहार नाल की लंबाई होती है दोस्तों लगभग 30 फीट। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल होती है वो मुख से लेकर पूरा एनस तक पाई जाती है। और इस एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल की लंबाई लगभग होती है 30 फीट। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हो गया माउथ कैविटी या मुख गुहा, जहाँ से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं। फिर ये वाला हो गया पार्ट दोस्तों फायरिंग्स या ग्रसनी। और जो फायरिंग्स या ग्रसनी होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का कॉमन पॉइंट है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि फायरिंग्स पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का कॉमन पॉइंट होता है। फिर
यहाँ पर हो गया दोस्तों ऑइसोफेगस, और फिर ये वाला पार्ट हो गया स्टमक या आमाशय, और फिर इसके बाद इसी में यहाँ पर होता है दोस्तों स्टमक के नीचे पैंक्रियास या अग्नाशय, और फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो ये वाला भाग है ये होता है लीवर या यकृत, और फिर इसी लीवर से जुड़ा हुआ होता है गाल ब्लैडर या पित्ताशय। इसके बाद ये जो बाहरी भाग है दोस्तों ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत, और इसके अंदर वाला जो भाग है ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, और लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है दोस्तों रेक्टम या मलाशय, जहाँ पर मल एकत्रित होता है, और फिर जो लास्ट में भाग है दोस्तों इसे कहा जाता है एनस या मल द्वार, जहाँ से जो अवशिष्ट पदार्थ होता है या जो मल होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस फिगर में आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मानव शरीर में मुख या माउथ से लेकर एनस तक एक ट्यूब या नली पाई जाती है, और इसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल, और इस एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल की लंबाई लगभग होती है दोस्तों 30 फीट। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आपको अगली चीज ध्यान रखनी है कि एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल में एक फोर्स लगता है जो कि भोजन को पाइप में धकेलता है, और इस फोर्स को कहा जाता है पेरिस्टलेसिस फोर्स या पेरिस्टलेसिस बल। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो इंजेशन प्रक्रिया है, जैसा कि हमने बताया कि इंजेशन या अंतर्ग्रहण में जो भोजन लिया जाता है मुख से, उसी प्रक्रिया को कहा जाता है इंजेशन। फिर अगली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो डाइजेशन होता है दोस्तों वो स्टार्ट होता है मुख से, और मुख में ही जो डाइजेशन का प्रारंभिक पाचन होता है वो शुरू हो जाता है, और मुख में स्टार्च या मंड का लगभग 30% भाग का पाचन होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग देखिए मुख गुहा में पाचन, और इसमें आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने बताया कि भोजन के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं जो हम लोग ग्रहण करते हैं, और इसमें पहला हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो गया प्रोटीन, और तीसरा हो गया फैट या वसा। तो मुख में जो पाचन होता है दोस्तों वो होता है कार्बोहाइड्रेट का, और कार्बोहाइड्रेट में किसका? मंड या स्टार्च का। और ये मंड या स्टार्च में पाया जाता है दोस्तों जो मोटा अनाज हम लोग ग्रहण करते हैं, जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया और ज्वार हो गया। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो लेते हैं दोस्तों 2 माध्यम से। पहला हो गया एक मोटे अनाज के द्वारा, और इसे कहा जाता है मंड या स्टार्च, और दूसरा हो गया दोस्तों शुगर जब हम लोग लेते हैं तो शर्करा के माध्यम से हम लोग कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। तो मुख गुहा में जो पाचन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का, और इसमें भी किसका होता है? मंड या स्टार्च का। तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का या स्टार्च का आंशिक पाचन या डाइजेशन होता है। और ये होता कैसे है? तो मुख में जो पाई जाती है दोस्तों सलाइवा या लार, और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सलाइवा या लार पाई जाती है मुख में उसकी पीएच वैल्यू होती है 6.7, और इस सलाइवा में दोस्तों एंजाइम पाए जाते हैं 2 प्रकार से, और इसमें एक एंजाइम हो गया दोस्तों टाइलिन और दूसरा हो गया लाइसोजाइम। तो इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारे मुख में पाई जाती है सलाइवा, और उस सलाइवा में 99% दोस्तों रहता है पानी, और 1% भाग में रहता है एंजाइम। और इस एंजाइम में रहते हैं 2 प्रकार के एंजाइम, जिसमें एक हो गया टाइलिन और दूसरा हो गया लाइसोजाइम। और यही दोनों एंजाइम दोस्तों पाचन करते हैं कार्बोहाइड्रेट में मंड या स्टार्च का। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारे मुख में 30% लगभग स्टार्च का पाचन हो जाता है दोस्तों मुख में। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा जो स्टार्च होता है दोस्तों उसको पचाता है टाइलिन, और स्टार्च को जो टाइलिन एंजाइम होता है वो पचाकर बना देता है माल्टोज। और जो दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम और थायोसाइनेट, ये भी पाए जाते हैं दोस्तों मुख में, और इनका काम यह होता है कि ये भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो स्टार्च होता है उसको पचाता है टाइलिन, और ये स्टार्च को टाइलिन बना देता है माल्टोज, और
दो चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा, लाइसोजाइम और थायोसाइनेट, ये भी पाए जाते हैं मुख में और इनका काम होता है भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। फिर इसके बाद आप लोग देखिए कि जो हमारे शरीर में दांत या टीथ पाए जाते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के, और इसमें पहला हो गया कृंतक या इंसीजर, और ये होता है सबसे आगे और इसका काम होता है भोजन को काटना। फिर दूसरा हो गया रत्नक या कैनिन, और ये होते हैं दोस्तों नुकीले दांत और इनका कार्य होता है भोजन को फाड़ना। और तीसरा हो गया अग्रचौड़क या प्रीमोलर, और जो चौथा है दोस्तों वो हो गया चौड़क या मोलर, और इन दोनों प्रकार के दांतों को कहा जाता है दोस्तों गाल दांत, और इनका काम होता है भोजन को पीसना। और जो चौड़क या मोलर होता है इसी को कहा जाता है विजडम टीथ या बुद्धि दांत, और ये निकलता है दोस्तों 20 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद। इसके बाद आप लोग टीथ या दांत में ही ध्यान रखिएगा कि जो दांत की ऊपरी परत होती है उसे शरीर का सबसे कठोर भाग कहा जाता है, या हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी जो होती है वो होती है दोस्तों दांत की जो ऊपरी परत होती है वो। और जो दांत की ऊपरी परत होती है जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है ये बना होता है इनेमल से, और इससे कहा जाता है कैल्शियम फास्फेट या CA3PO4 का होल्टवाइज। ये फार्मूला भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा ओइसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। और फिर इसके बाद देखिए आमाशय में किसका किसका डाइजेशन या पाचन होता है। तो आमाशय या स्टमक में आप लोग ध्यान रखिएगा डाइजेशन या पाचन होता है प्रोटीन का और फैट या वसा का। और स्टडी ऑफ स्टमक या आमाशय के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों गैस्ट्रोलॉजी। और यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्टमक या आमाशय में पाई जाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथि, और उन ग्रंथियों से निकलता है दोस्तों गैस्ट्रिक जूस या जठर रस, और इसका पीएच मान होता है 1.8। और इस गैस्ट्रिक जूस और जठर रस में मिलता है दोस्तों एंजाइम और HCl। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं दोस्तों गैस्ट्रिक जूस या जठर रस से? तो यहाँ से निकलता है पेप्सिन जो पाचन करता है प्रोटीन का, और एक और एंजाइम निकलता है जो कि हो गया दोस्तों लाइपेज जो पाचन करता है वसा का। तो इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि आमाशय या स्टमक में पाचन होता है प्रोटीन और फैट या वसा का, और आमाशय या स्टमक के अध्ययन को कहा जाता है गैस्ट्रोलॉजी। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि आमाशय या स्टमक में पाई जाती है दोस्तों जठर ग्रंथि जहाँ से निकलता है जठर रस या गैस्ट्रिक जूस, और इसमें निकलता है दोस्तों एंजाइम और HCl, और एंजाइम में निकलता है पेप्सिन एंजाइम जो पाचन करता है प्रोटीन का, और लाइपेज एंजाइम निकलता है और ये पाचन करता है वसा या फैट का। इसके बाद आप लोग नोट्स में ध्यान रखिएगा कि जो दूध से दही बनता है ये बनता है रेनिन एंजाइम से, अर्थात जो दूध से दही बनाया जाता है ये बनता है दोस्तों रेनिन एंजाइम के द्वारा। और फिर जो दूध का पाचन होता है शरीर में ये होता है दोस्तों रेनिन एंजाइम और लैक्टोज एंजाइम के द्वारा। ये लैक्टोज स्पेशली पाया जाता है दोस्तों बच्चों में लगभग 5 से 6 वर्ष तक की उम्र में। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो दूध का पाचन होता है वो होता है रेनिन और लैक्टोज एंजाइम के द्वारा। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो दूध का रंग होता है दोस्तों सफ़ेद, ये होता है केसिन प्रोटीन के कारण। और दूध का रंग जो पीला होता है, जैसे गाय का दूध जो होता है वो हल्का पीला होता है, ये होता है कैरोटीन प्रोटीन के कारण। और दूध में दोस्तों हर चीज़ पाई जाती है बस विटामिन सी और आयरन को छोड़कर, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत, और इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं 3 पार्ट, जिसमें पहला हो गया ड्यूडेनम, दूसरा हो गया जेजनम, तीसरा हो गया
इलियम। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है, अर्थात छोटी आंत में भोजन या फूड का पूरी तरह से एक पाचन होता है या डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होता है। फिर इसके बाद देखिए, जो डाइजेस्टेड फूड या पचा हुआ भोजन है उसका होता है एब्जॉर्प्शन, और ये एब्जॉर्प्शन होता है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में उपस्थित विली के द्वारा। और फिर ये एब्जॉर्ब या अवशोषित जो भोजन होता है ये पहुंच जाता है ब्लड या रक्त में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में जो एंजाइम निकलते हैं दोस्तों वो होते हैं 3, जिसमें पहला हो गया ट्रिप्सिन एंजाइम, और ये ट्रिप्सिन एंजाइम पचाता है या डाइजेशन करता है प्रोटीन का। फिर दूसरा हो गया दोस्तों लाइपेज, और ये पचाता है या डाइजेस्ट करता है फैट या वसा को। और तीसरा हो गया एमाइलेज, और ये पाचन करता है दोस्तों स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आप लोग देखिए लॉन्ग इंटेस्टाइन या बड़ी आंत, जिसकी लंबाई होती है लगभग 5 फीट, और इसके होते हैं 3 भाग या 3 पार्ट, जिसमें पहला हो गया सीकम, दूसरा हो गया रेक्टम या मलाशय, और तीसरा हो गया कोलेन। और इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो लॉन्ग इंटेस्टाइन का भाग होता है सीकम, इसी से जुड़ा होता है दोस्तों वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, और इस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स को कहा जाता है रेसिडुअल ऑर्गन या अवशेषी अंग। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो रेक्टम होता है दोस्तों इसी को कहा जाता है मलाशय, जहाँ पर जो मल होते हैं वो इकट्ठा होता है। और लास्ट जो इसका पार्ट है वो होता है दोस्तों कोलेन। तो इन 3 भागों को आप लोग ध्यान रखिएगा जो कि हैं लॉन्ग इंटेस्टाइन या बड़ी आंत के। और बड़ी आंत या लॉन्ग इंटेस्टाइन में दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पर बस दोस्तों एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होता है वाटर का, मिनरल्स का और विटामिन का। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए, जो विटामिन B12 होता है ये दोस्तों सेल्फ डेवलप्ड होता है लॉन्ग इंटेस्टाइन या बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में ही पाया जाता है दोस्तों ई कोली या गट बैक्टीरिया, जिससे होता है दोस्तों मल द्वार या मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ई कोली और गट बैक्टीरिया ये पाई जाती है बड़ी आंत में, जिससे होता है इन्फेक्शन। फिर लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा जो फीसेस या मल होता है दोस्तों ये स्टोर होता है रेक्टम या मलाशय में, और ये शरीर से बाहर निकलता है एनस या मल द्वार के द्वारा। इसके बाद आप लोग देखिए लीवर या यकृत, और इसमें सबसे पहले आप सब ध्यान रखिएगा कि जो लीवर या यकृत होता है इसकी होती है दोस्तों रीजनरेशन पावर, अर्थात यदि लीवर या यकृत क्षतिग्रस्त हो जाता है हमारे शरीर में तो वो अपने आप ही दोस्तों रीजनरेट हो जाता है, अर्थात अपने आप ही जो क्षतिग्रस्त हुआ रहता है वो दोस्तों ठीक हो जाता है। तो जो लीवर होता है वो होता है रीजनरेटेड ऑर्गन। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और स्टडी ऑफ लीवर या यकृत के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों हेपेटोलॉजी। और लीवर या यकृत दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड होती है, और ये जुड़ी होती है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत से। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और लीवर निकलता है या लीवर बनाता है दोस्तों बिल जूस या पित्रस, और बिल जूस या पित्रस जो बनता है लीवर में उसका pH मान होता है 8.6। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो बिल जूस या पित्रस होता है ये दोस्तों वसा के पाचन में सहायक होता है और भोजन को सड़ने से रोकता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो लीवर या यकृत होता है ये बाइल जूस और यूरिया का संश्लेषण भी करता है, और ये दोस्तों एंजाइम का श्रवण करता है या सेक्रेशन करता है, और ये हिपैरिन एंजाइम का भी श्रवण करता है। और इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आरबीसी निर्माण के लिए आयरन स्टोर होता है वो भी करता है दोस्तों लीवर। तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो बाइल जूस या बिल जूस होता है उसको बनाता है
लीवर या यकृत। और ये बाइल जोश स्टोर होता है दोस्तों गाल ब्लेडर में और इसका सेक्रेशन होता है बिल डक्ट के द्वारा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो बाइल जूस होता है ये बनाता है लीवर या यकृत और इसको स्टोर करता है गाल ब्लैडर या पित्ताशय। और बाइल जूस का सेक्रेशन होता है दोस्तों बिल डक्ट के द्वारा। और इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा जो बाइल जूस होता है ये होता है दोस्तों दो प्रकार का, जिसमें पहला हो गया बिलीवर्डिन और ये होता है ग्रीन कलर का या हरे कलर का और ये पाया जाता है दोस्तों बच्चों में। और इसी के कारण आप लोग देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो मल होता है वो होता है दोस्तों हरे कलर का। और जो दूसरा टाइप है दोस्तों बाइल जूस का इसको कहा जाता है बिलीरुबिन और ये होता है येलो कलर का और ये पाया जाता है वयस्कों में। और बिलीरुबिन के कारण होता है दोस्तों पीलिया रोग और इसी के कारण दोस्तों जब चोट लगने के बाद एक पदार्थ निकलता है जिसे कहा जाता है प्लाज्मा, उसका भी कलर होता है पीला। और बिलीरुबिन के कारण जो वयस्कों का मल होता है उसका भी रंग होता है दोस्तों पीला। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि अत्यधिक शराब के सेवन से या हेपेटाइटिस बी से लीवर में हो जाता है सिरोसिस रोग। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए गाल ब्लैडर या पित्ताशय। और गाल ब्लैडर का काम होता है दोस्तों बिल जूस को स्टोर करना। और फिर इसके बाद देखिए जो हमारे शरीर में दोस्तों स्टोन या पथरी हो जाता है वो होता है दोस्तों दो जगहों पर, या तो ये होगा दोस्तों गाल ब्लैडर या पित्ताशय में और या तो होगा ये किडनी में। और गाल ब्लैडर में होता है कोलेस्ट्रॉल के कारण या फैट के कारण और किडनी में जो स्टोन या पथरी होती है दोस्तों ये होती है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप लोग लास्ट में देखिए पैंक्रियाज या अग्नाशय। और पैंक्रियाज या अग्नाशय में आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में पाए जाने वाला जो अग्नाशय है वो दोस्तों एंडोक्रिन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथ और एक्सोक्रिन ग्लैंड या बहिस्रावी ग्रंथ दोनों की तरह कार्य करता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो अग्नाशय या पैंक्रियाज है दोस्तों ये एंडोक्रिन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथ की तरह जब कार्य करता है तो ये रिलीज करता है दोस्तों हार्मोन्स। और कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है तो ये रिलीज करता है इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन्स रिलीज करता है। और इन हार्मोन्स का काम होता है दोस्तों रक्त प्रवाह में शर्करा स्तर को नियंत्रित करना। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब इंसुलिन की कमी हो जाती है दोस्तों तब मानव शरीर में हो जाता है शुगर। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसीलिए दोस्तों जिनको शुगर हुआ रहता है उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो एंडोक्रिन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथ से आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये रिलीज करता है हार्मोन्स इंसुलिन और ग्लूकागन जो कि रक्त प्रवाह में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। फिर इसके बाद देखिए पैंक्रियाज या अग्नाशय जब एक्सोक्रिन ग्लैंड या बहिस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है तो ये रिलीज करता है एंजाइम। और ये कौन कौन से एंजाइम रिलीज करता है तो ये रिलीज करता है दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। जहाँ पर जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये पचाता है दोस्तों प्रोटीन को और एमाइलेज पचाता है मड या स्टार्च को और लाइपेज एंजाइम पचाता है फैट या वसा को। और लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसी पैंक्रियाज या अग्नाशय में पाया जाता है दोस्तों लैंगरहैंस की दीपिकाएं या आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इतना चीज़ दोस्तों आप लोग पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम से ध्यान रखिएगा। बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।